नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ। कोरोना काल में भी यदि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो उसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। वीरभूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य शुद्ध सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं और खासतौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज ये तमाम योजनाएं यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहेचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती। वही स्थिति विकास के लिए होती है और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुआ है, भाइयों बहनों हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर एक नए सिरे से दुश्मन को दहलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और यही नहीं, अभी तो इस बार के उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी हमने बहुत कुछ दिया है। झांसी के लिए एक औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने केवल झांसी के लिए की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को झांसी तक ले जाने की भी तैयारी कर ली है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बांदा से चित्रकूट के बीच में भी हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का आदर्श स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर और यहां बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से ये स्पष्ट है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में यह क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवत गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा
और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा, ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत सज्जन लोगों के दिलों में इस सब घटनाओं के साथ एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि जब जब दुर्जन लोग इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति, ताकतवान शक्ति आगे आएगी कि जो दुर्जनों का संहार पूरी ताकत और शक्ति के। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी के तंज पर पलटवार किया। पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कब से देश की आलोचना हो गई। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप ना देश हैं ना भगवान हैं। आप भी सुने। प्रधानमंत्री जी कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। आज जिस तरह से सदन में संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ जाकर के पीयूष गोयल जी ने राहुल गांधी जी का मुद्दा उठाया, जबकि राहुल गांधी जी राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, और उसके बाद पीयूष गोयल जी को बहुत देर बोलने का मौका देना और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 1 मिनट का भी समय ना देना, ये संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। और बाद में हंगामा खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू किया और सदन स्थगित कर दिया। हमारे नारे क्या हैं? सदन में आके जवाब दो। जो बुनियादी नारा वो ये है कि सदन में चर्चा करो। हम चर्चा से भाग नहीं रहे, हम चाहते हैं कि जवाब दो अडानी से मोदी का क्या रिश्ता है। हम चाहते हैं कि आप जवाब दो कि आप कब तक एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान किया है, तो भाजपाइयों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण सुने, जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए दर्जनों बार विदेशी धरती पर भारतीय मूल्यों के खिलाफ बोल चुके हैं, पूर्ववर्ती सरकारों का अपमान कर चुके हैं। क्या वो भाजपा द्वारा किया गया अपमान नहीं है? अगर वो राहुल गांधी जी से मांग कर रहे हैं कि माफी मांगिए, तो फिर प्रधानमंत्री। अगली खबर बिजनौर से है। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के सभी लोगों को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है? अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा? भाई, अगर
20,000 बिल्डिंगें इलीगल हैं। तो अगर हमारी बिल्डिंग इलीगल है तो आपका बुलडोजर चला रहे हैं, बीजेपी की बिल्डिंग इलीगल है तो उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा, वो जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहां इलीगल बना है। नर्सिंग होम इलीगल है वहां पर, दूसरे पेट्रोल पंप इलीगल है, घर इलीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है। नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार यानी कि 11 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के परिवार और करीबियों के परिसर पर छापेमारी की। शनिवार को ईडी ने बताया कि उसे छानबीन के दौरान 600 करोड़ के आर्थिक अपराध का पता चला है। ईडी के खुलासे पर लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि भाजपाई कथित 600 करोड़ का हिसाब लाने से पहले पुराने का हिसाब दे देते तो बेहतर होता। यहाँ से खजाना ठेंगा मिला तेजस्वी को, ठेंगा पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में है भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरी तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है, और जमीन मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए। मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है। उनके हाथ का कंगन, कान का पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है। बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ, बहन, भाभी सब रहता होगा, क्या वो कान में नहीं पहनती है? अब 4-5 जगह मारिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद भी आई। यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-4 से 9 तक ज्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है 4थे नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जाकर के अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1 लाख 2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज्यादा तो गिरिराज सिंह जी क्या जो चोरी हुआ था उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों की रकमें। तो इस तरह का भयावह न्यूज, प्रोपेगेंडा
सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है, कहना है, ये करते रहे। इसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी हम लौटे हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, मेरी जो धर्मपत्नी है, आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज्यादा से ज्यादा देखभाल करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले, ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका खत्म हो गया, बाकी सारा टाइम ये बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, अब क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फोन आ जाएगा तो चले गए। बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज चलता रहे। अब आप बताइए, ये स्थिति है। अब इस पे हम क्या कहें? न्यूज लोगों, कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते हैं। अदानी हम ही है क्या? इस 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज्यादा रेड हमारे ही परिवार में आज तक पड़ा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी हुई। 80,000 करोड़ वाला, ड्रग्स वाला सब गायब हो गया। भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था कि मैं बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देके जो पगला गई भाजपा। बठिंडा से खबर है, बताते चले कि किसानों के द्वारा फिर से दिल्ली कूच करने की घोषणा के बाद पंजाब भर में किसान जत्थेबंदियों के नेताओं के घर आकर कारोबार और सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी के रोष में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों के आगे बड़ी संख्या में एकत्रित होकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੀਕੇਯੂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਖਲਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਤੇ जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने मंच से पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। पहले उन्होंने मोदी और बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी, फिर अडानी अंबानी के मुद्दे पर आए और कुछ देर बाद पीएम मोदी को खत्म करने तक की बात कह गए। आप भी सुने। कंपनी पंजाब हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। अडानी, ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है। मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाइना देखिए क्या कर रहा है। कहते मोदी कहता है घुसकर मारेंगे, वो तो हर रोज ही आ रहे हैं। उनको कैसे करना है जो अडानी तय करता है, मोदी नहीं करता। मेरे सामने आप बैठे हो, स्टेज पर बैठे हैं। जब आजादी की लहर चली, किसी लीडर के दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैंने जब देश आजाद होगा मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा,
उनके दिमाग में था कि सबसे पहले अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान से निकालना है। मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हमने कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है, वो कहता मेरे को क्या बनाओगे। और भाई पहले कांग्रेस को बना लो, अगर कांग्रेस जिंदा तो आप सभी जिंदा हो। मेरे को काम करने वाले चाहिए, कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा कि जिसका आदमी है उसका आदमी है उसको टिकट दे दो। जो कांग्रेस का है वर्कर है उसको टिकट मिलेगी। खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहता है ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। फांसी पर कौन चढ़ा? मोदी का परिवार नहीं, अमित शाह का नहीं, कांग्रेस के लीडर जो हैं उनके अभी उनकी 5 पीढ़ी जो है वो अभी कांग्रेस के साथ है। यार उनका तो हम नाम नहीं लेते। कहां गई वो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार? वहां हर कांग्रेसी का खून जहां वहां है, फांसी के फंदों पर वहां चढ़े, कोड़े खाए। तो मोदी कहता है कि जी कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजाद करवा के दिया, तेरे जैसे बेईमान आदमियों को देश दे दिया है। तो भाई आप राजस्थानी हो, पंजाबी और मैं भी, रंधावे जो होते हैं ना इनको रन धावा बोलते हैं कि रन में लड़ने वाले। तो हम भी राजस्थान से गए, हिस्ट्री निकालिए, जो कास्ट है उसका निकालिए। तो हमें अब लड़ाई लड़नी होगी। तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? राजस्थान से लड़ी जाएगी। इसको रणभूमि बनाइए, जहां से इसको खत्म करिए मोदी को। अडानी तो आज ही हम नहीं पत्थर रख देंगे, जब अगर राजस्थान जीत गए तो अडानी अगले दिन ही खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। तगड़े होकर जो आप कांग्रेसी बैठे हो, अपने आप में करंट लेकर आओ। मैं देख रहा हूं मेरे प्रेस वाले भी कहेंगे कि प्रभारी कह गया कि करंट नहीं है। करंट लेकर आओ अपने आप में, तो ये फिर डरेंगे जो स्टेज पर बैठे हैं। चौधरी साहब बैठे हैं, इनको पता है इन्होंने कैसे करंट पंजाब में पैदा किया था। तो ऐसा वैसा ही 2017 वाला करंट आना चाहिए। हम इकट्ठे काम करते रहे हैं पंजाब में। 2017 में आशा कुमारी जी और दोनों थे, एक एक कांग्रेसी के घर गए, कांग्रेस को खड़ा किया, 10 साल का राज अकाली दल का खत्म किया। सैंड माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, इतने माफिया थे पंजाब में। कांग्रेस ने 6 महीने में इलेक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दिया बादल परिवार को, और सदा के लिए अकाली दल ही हमने खत्म कर दिया। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते? खा गया हिंदुस्तान को। हम कहते हैं कि हम देशभक्तों की पार्टी है। देशभक्ति हम लेकर आएंगे और तभी देश बचेगा। डर निकाल दो। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि डरो मत, डरना नहीं चाहिए, छाती तान कर लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से मेरा गांव। हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं, उनको डराते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया।
प्रतापगढ़ में गैंगरेप के 4 आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है। बताते चले आपको कि गैंगरेप के 4 आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 3,95,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बता दें, आरोपियों ने अगवा कर सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था। सितंबर को देलीपुर थाना में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म, उसके साथ में लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें मामले की गंभीरता को 23/9/2022 की घटना है। पीड़िता अपने घर से बताकर रामापुर बाजार निकली थी दवा लेने के बाद वो चली गई अपने मामा घर। लौटते समय गजेड़ा जंगल के पास में उसको 4 अभियुक्तों ने। रायबरेली से खबर है। बताते चले कि रायबरेली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, ये पूरा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के गदागंज बिजली पावर हाउस के पास का है। अयोध्या से अगली खबर है। बताते चले कि सरकार की अनदेखी के चलते टमाटर किसान बदहाल हैं। दरअसल सरकार की तरफ से टमाटर के दाम निर्धारित नहीं किए गए, तो वहीं इस बात से परेशान किसान औने पौने दामों पर टमाटर की फसल बेचने को मजबूर हैं। पंजाब सरकार के द्वारा विकलांगों की मांगों को पूरा करने के विरोध में आज बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले लंबे समय से सरकार के द्वारा उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा, जिस कारण मजबूर होकर उनको ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਜੋ ਵਰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ 2016 ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ